गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसे भी आप देख रहे हैं, वेलकम टू द जैन कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, मैं हूँ सवाई जैन, सीए में सवाई जैन, पीजीटी अकाउंटेंसी, द फाउंडर ऑफ द जैन कोचिंग क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने अभी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेरी कब से इच्छा थी बट आज मैं पहली बार फर्स्ट वीडियो मेरा अपलोड होने जा रहा है और आई थिंक मैं अपना बेस्ट यहाँ एफर्ट्स देने वाला हूँ। और आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। आप वो सब चीज़ें पाएंगे जो अब तक शायद आपने कहीं पर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं देखा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी हाँ, बट आपको एक बार जरूर गो थ्रू करना होगा। मैं गारंटेड के साथ बोल रहा हूं कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ, आप नहीं रोक पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और ये जो क्लासेस हैं, ऐसा नहीं इट इज अ वन डे क्लासेस, ये क्लासेस आपकी अपकमिंग क्लासेस रेगुलर वे में होगी। आपको पूरा टाइम शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा कि ये क्लासेस कब कब कैसे होगी। नॉट ओनली इन अकाउंटेंसी, इवन बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, लाइक इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। चलो लेट्स बिगिन। मैं हूं सीएमए सवाई जैन, आपके साथ पीजीटी अकाउंटेंसी। देखिएगा आज का फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, क्लास 12th अकाउंटेंसी। जी हाँ, नाम तो सुना होगा आपने, इंट्रोडक्शन टू, जी हाँ, इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्टनरशिप। आपका चैप्टर का नाम बेसिकली है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। जी हाँ, आपने देखा होगा क्लास 12th में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के कई सारे चैप्टर्स हैं। Chapter number 1, Accounting for Partnership Fundamentals. Chapter number 2, Valuation of Goodwill. Chapter number 3, Change in Profit Sharing Ratio. Next, chapter number 4, Admission of a new partner. Next, Retirement of a partner, Death of a partner and Dissolution of partner. टोटल ये 7 चैप्टर जिनका वेटेज अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई गाइडलाइन 36 मार्क का है। सर हम लोग इसमें क्या मेहनत करने वाले हैं? मेरा फर्स्ट जो फंडा रहेगा वो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी रहेगा। देखो, बोलना अलग है, मैं आपको रियल में आपको सारे कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, बट प्रॉमिस है, बट आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। टू दी पॉइंट बात करेंगे और जितने पॉइंट्स मैं आपको एक क्लासेस में कवर करूं वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, और बोलना नहीं चाहिए वैसे, आप लोग खुद समझ जाएंगे आफ्टर द वीडियो देखने के बाद। मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा। इवन मैं टीएस ग्रेवाल जो लेटेस्ट एडिशन है उसके सारे इलस्ट्रेशंस, बैक क्वेश्चंस और जितने भी सारी चीजें हैं वो सारी हम चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके साथ। बट फर्स्ट जो मेरा मोटो रहेगा वो है कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी। आप अपने साथ टीएस ग्रेवाल फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रैक्टिस के सेशन तौर पे। बट मेरा कॉन्सेप्चुअली पहले एक थ्योरेटिकल पोर्शन साथ में रहेगा, वो आपको सुनना है, समझना है। चलो बिना डिस्कशन किए हुए ज्यादा हम टॉपिक पे आते हैं। सर, व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पर एक सिंगल पर्सन बिजनेस को कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी वो खुद करता है, मैनेजमेंट भी खुद करता है, एंड द रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद द बिजनेस वो एक अकेला पर्सन बियर करता है। तो आपको लगता है क्या वो एक अकेला पर्सन इस चीज को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगा? हो सकता है एक बड़ा कैपिटल अमाउंट चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स था, लिमिटेशंस था। अकॉर्डिंगली मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया विच इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप। सर, क्या होता है पार्टनरशिप? क्या पार्टनरशिप विच इज गवर्न बाय एनी एक्ट? यस, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप? द पार्टनरशिप मीन्स एन एग्रीमेंट, वी हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट। क्या होता है पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, एक रिलेशन होता है who have shared the profit of the business which is carried on by all, any of them acting for all। एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस।
जी हाँ, पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिजनेस का होना जरूरी है। सर मैंने कहा दो पार्टनर हैं, लेटेस्ट सपोज एक है मिस्टर एक्स, एक पार्टनर है, और दूसरा है मिस्टर एक्स के साथ मिस्टर वाई। ये दोनों पर्सन मिलके एक बिजनेस करना चाह रहे हैं, और बिजनेस क्या है? एक तरह से मैं बात कर रहा हूं, वो बिजनेस नहीं, एक तरह की चैरिटेबल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। दोनों ने मिलकर सोचा क्यों ना हम फ्री में गुड सप्लाई करें, लोगों की हेल्प करें। तो क्या सर ये जो दोनों लोग मिलके कर रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप है? द आंसर इज नो। फर्स्ट पॉइंट ही क्या आता है? पार्टनरशिप बनाने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। जी हाँ, तो इसका मतलब अगर दो लोग मिलके अगर काम कर रहे हैं, अगर वो चैरिटेबल एक्टिविटी है जहां प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो आपका पार्टनरशिप नहीं हो सकता, बिकॉज बिजनेस का होना जरूरी है। सर एक और बात बताइए, लेट अस सपोज सेकंड एग्जांपल है, एक मिस्टर चिंटू और एक मिस चिंटी, इन दोनों ने मिलके बचपन में एक प्लॉट खरीदा। क्या खरीदा बेटा? एक प्लॉट खरीदा, और उस प्लॉट को आज वो सेल करना चाह रहे हैं। लेटेस्ट सपोज जब खरीदा था उसकी वैल्यू था 50,000 ओनली, बट आज की डेट में इसकी वैल्यूएशन जो है वो 5 करोड़ हो चुकी है। कितनी? 5 CR। मुझे एक बात बताओ, अब इसे वो सेल करना चाह रहे हैं, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बताइए क्या ये पार्टनरशिप है? अगेन मैं बोलूंगा आंसर इज नो। क्यों? रीजन बीइंग, इन लोगों ने, चिंटू और चिंटी ने जो प्रॉपर्टी परचेज की थी बचपन में, नो डाउट इन दोनों ने मिलके पैसा लगाया था। आज उसे वो सेल कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है क्या वो बिजनेस है? द आंसर इज नो। क्योंकि ये एक्टिविटी खरीदने की बहुत टाइम पहले की थी और आज बेचने का बहुत टाइम बाद हो रहा है। मतलब क्या ये रेगुलर एक्टिविटी है उनकी? नहीं। जब वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। जब बिजनेस नहीं है इट मींस वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। दोस्तों ये बात समझने की है। क्या ये एग्जाम में इस तरह की केस स्टडी पॉसिबल है? यस। एक और बात करता हूं, लेटेस्ट सपोज मिस्टर पी एंड क्यू ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। नो डाउट इन्होंने ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट किया, क्या ये पार्टनरशिप हो सकता है? द आंसर इज नो अगेन। क्योंकि बिजनेस तो होना है, बिजनेस तो है, बट बिजनेस शुड बी लीगल। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए, बट ये हमारा लीगल बिजनेस नहीं है। इट मींस वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। चलो अब हम बात करते हैं सर, पार्टनरशिप का मीनिंग जो है वो कहां दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। प्लीज अंडरलाइन करें, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। और उसके बाद में बोलना चाहूंगा विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर क्या मतलब होता है? लेटेस्ट सपोज दो पार्टनर हैं, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू एंड मिस्टर आर। लेटेस्ट सपोज 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, ये तीनों पार्टनर हैं। पी ने भी पैसा लगाया, बी ने भी पैसा लगाया, सी ने, आर ने भी पैसा लगाया। तीनों ने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया। फर्स्ट केस, तीनों एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप है? हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर तीनों ने पैसा लगाया, बट सिर्फ क्यू एंड आर एक्टिवली काम कर रहे हैं, पी एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। इवन यहां तक ये भी पॉसिबल है, लेटेस्ट सपोज तीनों में से कोई एक एक्टिवली काम कर रहा है, दो स्लीपिंग पार्टनर हैं, काम नहीं कर रहे हैं एक्टिवली, तब भी क्या वो पॉसिबल है पार्टनरशिप में? यस पॉसिबल है। तभी तो बोलते हैं ये पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट दोनों का रोल प्ले करता है, म्यूचुअल एजेंसी का रोल प्ले करते हैं। सर एक बात बताओ, मैंने कहा सर ये पार्टनर कौन होता है?
हमने कहा इंडिविजुअली, जैसे मिस्टर पी एक पार्टनर है, मिस्टर क्यू एक इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे, पार्टनर, और आर को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, पार्टनर, बट कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, फर्म। जैसे घर के अंदर इंडिविजुअल पर्सन को हम क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं, बट कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फैमिली। सेम लाइक दिस, यहां पर मिस्टर पी एक पार्टनर है, क्यू भी एक पार्टनर है, आर भी एक पार्टनर है, बट कलेक्टिवली नोन एज अ पार्टनरशिप फर्म। द नेम अंडर विच बिजनेस इज गोइंग ऑन आर नोन एज अ फर्म्स नेम। इज इट क्लियर? जिस नाम के तहत बिजनेस को चलाया जाता है वो अपना आप में क्या है, फर्म का नाम। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले चलते हैं। हम बात करते हैं लीगल व्यू पॉइंट की। लीगल व्यू पॉइंट, सर पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर both are same, not separate from each other according to the legal viewpoint। जी हां, दोनों ही लीगली अलग अलग नहीं है, सेम है। बट यही बात हम करें अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से अगर हम बात करें, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सर अलग कैसे हो? लेट अस सपोज पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्सपेंस है, बट जब पार्टनर को ये अमाउंट मिल रहा है तो उसके लिए इनकम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, बट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है। इट मींस अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से दोनों ही अलग अलग हैं। सर एक लीगल व्यू पॉइंट से भी एग्जांपल दे दे। लेट अस सपोज पार्टनरशिप फर्म बैंकरप्ट हो जाए, तो क्या पार्टनर अपने घर से कुछ पैसा लाएगा? यस। तो वहां पर लायबिलिटी नॉर्मली कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड। हाँ वैसे तो आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज के अंदर और भी कई सारी पार्टनरशिप के टाइप्स पढ़े होंगे, वो बात अलग है। बट अब हम नॉर्मली बात करें तो पार्टनरशिप में पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। चलो बात करते मुद्दे की, हु बिकम अ पार्टनर। सर पार्टनर कौन बन सकता है? ये चिंटू बन सकता है, ये चिंटी बन सकती है, क्या कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है? सर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सर आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, लॉ पढ़ा रहे हैं, बेटा आपको अगर कॉमर्स का बेसिक नॉलेज के साथ एडवांस नॉलेज भी चाहिए तो नो डाउट मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ अकाउंटेंसी के क्वेश्चन 4-5 सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको जब तक डेप्थ नॉलेज नहीं है दिक्कतें आएगी बेटा। एक बार तो शॉर्टकट निकल जाओगे बट दिक्कतें आगे जाके आएगी, आप बच नहीं सकते। तो बेटर है अभी से अंडरस्टैंडिंग बनाए। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन बिकम अ पार्टनर। वह एक्चुअली लैंग्वेज तो ये है, एवरी पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनर कौन बन सकता है? वो लोग जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है। जी हां, ये बात कहां लिखी गई है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वो सारे पर्सन जिनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है वो सारे के सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं। सर इसका मतलब तो ये हुआ हिंदुस्तान के अंदर सारे लोग जिनके सबके साथ पार्टनरशिप हो सकती है? द आंसर इज यस। बट कुछ लोग जिनके साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक पागल व्यक्ति, कर पाओगे क्या? क्या वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है? द आंसर इज नो। अ पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, क्या उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है? नहीं है। इट मींस वो पार्टनर नहीं बन सकता।
तो दो तो ये लोग हो गए जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मींस पार्टनरशिप नहीं हो सकती। नॉर्मली मैं माइनर पर्सन के लिए भी बात करूंगा कि माइनर भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पार्टनर नॉर्मली नहीं बन सकता, बट एक एक्सेप्शन है, बन सकता है ओनली इन केसेस ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। हम प्रॉफिट में उसको हिस्सेदार बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, बट लॉसेस में नहीं। ये आपको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि सर पार्टनरशिप में कितने लोग, सरकार कितने आदमी थे? दो। मिनिमम कितने लोग चाहिए एक पार्टनरशिप को बनाने के लिए? मिनिमम दो लोग चाहिए। बट सर मैक्सिमम कितने होने चाहिए? सर ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो कहीं नहीं लिखा ये बात। तो सर फिर ये बात कहां से निकल के आती है? द कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें भी सेक्शन नंबर 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रीड रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 सॉरी। जी हाँ सर, एक्ट कब बना था? कंपनीज एक्ट 2013 में, और उसके रूल्स कब बने थे? 2014 में। तो रूल नंबर 10 है और एक्ट का सेक्शन नंबर कौन सा है? 464। सर क्या हमें ये याद रखने एग्जाम में? द आंसर इज नो। बट आपको ध्यान में होना चाहिए, अब आप कॉमर्स स्टूडेंट बन चुके हैं, आपको जिंदगी में कभी न कभी लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, लॉ पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो इनकम टैक्स में पढ़े, चाहे गुड्स एंड सर्विस टैक्स में पढ़े, इवन आप 11-12 की अकाउंटेंसी में कहीं ना कहीं बातें, कुछ तो बातें पढ़नी पड़ेगी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पावर दी है, सेक्शन 464 empower the central government to prescribe the maximum number of partner। जी हां, सेक्शन 464 जो कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन है, वो एक पावर देता है किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। हे सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम प्रेस्क्राइब करो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, बट वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? मैक्सिमम पावर तो कितने की थी उनके पास? 100 की, बट उन्होंने मैक्सिमम कितना प्रेस्क्राइब किया? 50। जी हां, तो अल्टीमेट अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ना तो सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत है आपको, ना ही रूल नंबर याद रखने की जरूरत है। आपको सिंपली ये याद रखना है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू 50। जी हां। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एग्रीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट। क्या सर ये ऑरल भी हो सकता है? हाँ, ऑरल एग्रीमेंट हो सकता है, और रिटन एग्रीमेंट तो होगा ही। मतलब अगर कोई बीच में जो भी चीजें डिसाइड हुआ है कि तुमको किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसको सैलरी देनी है, किसको कमीशन देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, क्या नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, जितनी भी चीजें डिसाइड हुई आपस में, अगर हम उन्हें रिटर्न में लिख लें, रिटर्न एग्रीमेंट बना दें, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो सर क्या ओरल एग्रीमेंट भी अलाउड है? द आंसर इज यस। सर जब दोनों अलाउड है तो फिर लोग रिटर्न क्यों बनाते हैं? सिंपल सी बात है, अगर फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट हो जाए तो हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट हम ज्यादा प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पार्टनरशिप में क्या होना जरूरी है? बिजनेस होना जरूरी है। अगर दो लोग मिलकर चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उसे पार्टनरशिप का नाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस शुड बी लीगल। जी हाँ, बिजनेस क्या होना चाहिए? स्पेकुलेटिव नहीं हो सकता। बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस शुड बी लीगल, लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस अलाउड नहीं। लेट अस सपोज ए और बी ने मिलके सी को टपकाने की बात सोची, सुपारी ले रहे हैं कि ए और बी मिलके सुपारी वाला बिजनेस कर रहे हैं, मतलब किसी को उड़ाने वाली बात कर रहे हैं, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट डी ने दिया है उनको कि हम आपको 25 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको सी को उड़ाना है, वो मेरा कॉम्पिटिटर है, उसको उड़ा दो। क्या ऐसा प्रैक्टिसेस पार्टनरशिप में अलाउड है? द आंसर इज नो।
क्योंकि सर ये ठीक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये गलत है, इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाकी तो सेम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, प्रॉफिट शेयरिंग जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड होना चाहिए, बिजनेस कार्य बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या पार्टनरशिप के अंदर कभी कभी कुछ चीजें डिसाइड नहीं होती हैं। जैसे मैंने बोला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या मतलब सर? मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, या फिर पार्टनरशिप डीड तो बनी हुई है बट कुछ स्पेसिफिक क्लॉज, कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या फिर और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहली बार मैंने क्या बोला? बनी हुई नहीं है। दूसरी बार क्या बोला मैंने? बनी हुई तो है बट कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ नहीं है। दोनों ही केस में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। सर वो प्रोविजंस क्या है? सिंपल, ध्यान रखिएगा, हम कभी भी किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, किसी को कमीशन नहीं देंगे, किसी को बोनस नहीं देंगे, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, मीन्स व्हाट, लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू फर्म, देन फर्म पार्टनर को कितना इंटरेस्ट पे करेगी? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टनरशिप डीड के में आपको नए पार्टनर के एडमिशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो नॉर्मली तो हम एडमिशन नहीं दे सकते, बट एक एक्सेप्शन है कि जहां पर सारे पार्टनर की कंसेंट आ जाए तो हम नए पार्टनर को एडमिशन दे सकते, अदरवाइज नहीं दे सकते। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलो हाँ या ना। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा नेक्स्ट क्लास में, वो रहेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड देन वन बाय वन हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, पार्टनरशिप में क्या क्या अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।